कहते हैं अगर बच्चे शैतानियां नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन क्या होगा जब बच्चा शैतानी करते करते शैतान बन जाए। जानेंगे आज की इस कहानी में। प्रणव वर्धा का रहने वाला है और पेशे से एक सरकारी बैंक मैनेजर है। प्रणव के पास एक बेहद प्यार करने वाली और बहुत ही अच्छी सी बीवी है, स्मिता। प्रणव और स्मिता की जिंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों ने बहुत मत्थे टेके, कई मन्नतें मांगी। तब कहीं जाकर दोनों की मुराद पूरी हुई और दोनों के घर एक फूल खिला और एक छोटी सी फूल जैसी बच्ची दिशा का जन्म हुआ। दोनों इतने खुश थे कि दोनों की आंखों से आंसू छलक आए। जब दिशा 2 महीने की हुई तो स्मिता जब जब दिशा को दूध पिलाती तो उसके पूरे बदन में इस तरह दर्द होता जैसे कोई उसके शरीर का खून चूस रहा हो और शरीर पर लाल लाल रैशेस पड़ जाते। स्मिता समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या और क्यों हो रहा है। स्मिता की ये तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया और स्मिता बच्ची के खातिर ये दर्द सहती गई। दोपहर के 3 बजे स्मिता ने दिशा को बेडरूम में पालने में सुला दिया और पालने के पास बेड पर बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। स्मिता की आंख लगी ही थी कि उसे नींद में एक आवाज आने लगी। यह आवाज पालना हिलने की थी। स्मिता ने उठकर देखा तो दिशा का पालना हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जोर जोर से उसका पालना हिला रहा हो। स्मिता ये सोच के हैरान थी कि प्रणव घर पर नहीं है और वो सोई थी, तो पालना कैसे हिल रहा है। स्मिता उठकर पालने की ओर बढ़ी तो पालने में दिशा नहीं थी और अगले ही पल स्मिता को दिशा के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज स्मिता को उसी कमरे से आ रही थी जहां वो अभी खड़ी थी, लेकिन चारों ओर नजर दौड़ाने पर भी दिशा कहीं नजर नहीं आ रही थी कि तभी स्मिता के ऊपर कुछ पानी सा गिरा। स्मिता ने हाथ लगा के देखा तो वो बच्चे की लार थी। ये देख स्मिता ने एक झटके में ऊपर की ओर देखा तो दिशा कमरे के सीलिंग पर घुटनों के बल रेंग रही थी। ये देख स्मिता जोर से चीखी तो दिशा ऊपर से सीधा जोर से नीचे आ गिरी और नीचे गिरते ही कहीं गायब हो गई। तभी स्मिता को ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके पैर पर चढ़ रहा हो। स्मिता ने नीचे देखा तो दिशा घुटनों के बल अपने हाथों से स्मिता के ऊपर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते दिशा ने स्मिता का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और स्मिता के जमीन पर गिरते ही दिशा रेंगते हुए स्मिता के ऊपर बैठ गई और फिर दिशा के नाखून किसी शैतान की तरह बढ़ने लगे और फिर 2 महीने की दिशा के बड़े बड़े दांत बाहर आए और वो सीधा किसी जानवर की तरह स्मिता का खून पीने लगी। स्मिता छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी और फिर धीरे धीरे स्मिता को सब धुंधला सा नजर आने लगा और वो बेहोश हो गई। फिर कुछ समय के बाद डोरबेल की आवाज से उसकी नींद खुली और उठकर स्मिता ने सबसे पहले दिशा को देखा। दिशा तो आराम से सोई थी। स्मिता ने जाके दरवाजा खोला तो प्रणव घर आ चुका था और घर आते ही प्रणव दिशा के साथ खेलने लगा। प्रणव ऑफिस से आके रोज दिशा के साथ खेलता। धीरे धीरे दिशा भी बड़ी होने लगी थी। अब दिशा पूरे 7 महीने की हो गई थी। दिशा वॉकर के सहारे पूरा घर चला करती थी। एक दिन प्रणव कुर्सी पर बैठा था और दिशा वॉकर के सहारे से चल रही थी कि तभी उसके बगल से एक छोटा सा चूहा गुजरा। तो दिशा ने एक झटके में हाथ बढ़ाकर उस चूहे को पकड़ा और उस चूहे को मसलने लगी और फिर किसी जानवर की तरह चूहे को खाने लगी। ये देखकर प्रणव की आंखें दिशा पर ही रुक गई, क्योंकि 7 महीने की बच्ची का इस तरह का बर्ताव करना प्रणव के मन में कई सारे सवाल पैदा कर रहा था। धीरे धीरे दिशा की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी और दिन ब दिन ये सब डरावना भी लगता जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब स्मिता 7 महीने की दिशा को दूध पिलाने लगी
और दिशा ने दूध पीते पीते स्मिता को दांत से नोचते हुए उसके स्तन का मांस निकाल लिया। स्मिता दर्द से चीखने लगी, लेकिन फिर भी दिशा स्मिता का शरीर अपने दांतों से नोचती रही। स्मिता की चीख सुन के प्रणव जैसे ही स्मिता के पास पहुंचा तो दिशा स्मिता के ऊपर बैठी खिलखिला के हंस रही थी। ये देख प्रणव दिशा पर गुस्से में चिल्लाया तो 7 महीने की दिशा भी प्रणव पे गुर्राने लगी और फिर वॉकर के सहारे से चलने वाली दिशा एक झटके में उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में प्रणव की ओर बढ़ने लगी और हवा में उड़कर सीधा तेजी से जाकर प्रणव को जमीन पर ढकेलते हुए उसके छाती पर जाके बैठ गई। दिशा का वजन अचानक 2-3 इंसान के वजन जितना बढ़ गया था। प्रणव अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था पर छुड़ा नहीं पा रहा था कि तभी दिशा ने अपने नाखून किसी जानवर की तरह बढ़ाए और नाखूनों से प्रणव का सीना चीरने लगी। ये सब देख दर्द में कराहती स्मिता अपने आप को संभालती हुई प्रणव को बचाने प्रणव के पास दौड़ी और दिशा को उठाने की कोशिश करने लगी तो दिशा ने स्मिता को जोरदार धक्का दिया और स्मिता हवा में उछलती हुई दीवार से टकराकर नीचे गिरी। तो दिशा भी झटके में उठकर स्मिता की ओर बढ़ी और कहने लगी, तुम्हें मारना नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि तुम्हारे ही बच्चा पाने के लालच की वजह से मैं शैतान इस दुनिया में आया। तुमने उस राह चलते तांत्रिक से मदद मांगी और तेरे बच्चा पाने की लालच का फायदा उठाकर उस तांत्रिक ने तुमसे अमावस की काली रात को जंगल में यज्ञ करवाया और तेरे इस यज्ञ से तूने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक शैतान को अपनी कोख से जन्म दिया। लेकिन अब तू मेरा राज जान चुकी है, इसलिए तुझे मरना होगा। ये कहकर दिशा एक बच्ची से शैतान में तब्दील हो गई और जोर जोर से हंसने लगी और फिर दिशा ने अपना हाथ स्मिता की ओर बढ़ाया और स्मिता का गला घोटने लगी और फिर गला दबाते दबाते स्मिता को ऊपर की ओर उठाया और फिर जोर से नीचे पटक दिया और फिर अपने पैर को उठाकर स्मिता के चेहरे पर रखा और स्मिता का चेहरा पैर से कुचलने लगी और फिर स्मिता का चेहरा कुचल के दिशा ने स्मिता का चेहरा जमीन के अंदर घुसा दिया और स्मिता का सिर्फ धड़ बाहर रह गया और इसी के साथ स्मिता की मौत हो गई। इधर प्रणव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी दिशा ने अपना हाथ प्रणव की ओर बढ़ाया और प्रणव को उठाकर जमीन पर पटका और फिर उसके ऊपर बैठकर अपने नाखून से प्रणव का सीना चीरने लगी और सीना चीर के उसका दिल बाहर निकाल फेंका और फिर अपने बड़े बड़े दांतों को प्रणव के गर्दन में घुसा दिया और उसके शरीर का पूरा खून पीकर उसे जमीन पर फेंक दिया और इसी के साथ प्रणव की भी मौत हो गई। जिस माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया उसी बच्चे ने उनको मौत दी। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है उत्तम जी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से 25 साल पुरानी है, जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके नया नया डॉक्टर का पद हासिल किया था। डॉक्टर बनकर सीधे मैं अपने गांव पहुंचा तो मेरे परिवार वाले मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन खैर, गांव आकर मैंने तय किया कि गांव में अपना खुद का एक क्लिनिक खोलूंगा और कम से कम पैसों में गांव के सभी लोगों का इलाज करूंगा। ये तय करने के बाद मैंने गांव के चौपाल पर छोटा सा क्लिनिक खोला और लग गया गांव वालों की सेवा में। मगर इस बार मुझे गांव काफी बदला बदला सा लग रहा था। लोग अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं निकलते थे। अंधेरा होते ही गांव में चारों तरफ खामोशी छा जाया करती थी। 2-3 दिन मैंने इस बात पर गौर किया और चौथे दिन दोपहर का खाना खाते वक्त अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आजकल अंधेरा होने के बाद गांव वाले अपने घर के बाहर क्यों नहीं निकलते? इस पर पिताजी कुछ पल चुप थे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, वो क्या है ना, आजकल रात के वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल गांव में रात को अजीब अजीब घटनाएं हो रही है।
गांव वालों का कहना है कि अंधेरा होते ही हमारे गांव में भूत और आत्माओं का बसेरा हो जाता है। कईयों ने तो खुद अपनी आंखों से देखा भी है। इसलिए रात के वक्त गांव वाले बाहर नहीं निकलते। और तुम भी क्लिनिक बंद करके घर आ जाना। पिताजी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, पिताजी आपको पता है ना, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करके वापस क्लिनिक खोलने चला गया। हालांकि उस समय मौसम बरसात का था, तो मेरे घर से बाहर निकलते ही बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। तो बारिश शुरू होते ही मैंने भी अपनी चलने की रफ्तार काफी बढ़ा दी और भागता हुआ सीधे मैं अपने क्लिनिक में पहुंचा। तो मेरे क्लिनिक पहुंचते ही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। मानो बारिश मुझ पे मेहरबान होकर मेरा क्लिनिक पहुंचने का ही इंतजार कर रही हो। खैर, क्लिनिक पहुंचने के बाद मैं क्लिनिक में बैठ गया। तब वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे। लेकिन बरसात के मौसम के कारण शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने धीरे धीरे अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, मगर बारिश कभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घटना आज से काफी साल पुरानी होने के कारण उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रात के वक्त सभी लोगों को लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। मैं भी लालटेन जलाकर चुपचाप अपने टेबल पर बैठा हुआ था। बस यही सोच रहा था कि आखिर क्लिनिक बंद करके घर कैसे जाऊं। सोचते सोचते मैंने अपने मन ही मन में कहा, कुछ देर और बारिश रुकने का इंतजार करता हूं, वरना भीग कर घर जाना पड़ेगा। ये कहकर मैंने 1 घंटा इंतजार किया, मगर बारिश तभी भी नहीं रुकी। मेरे पास दूसरा कोई भी उपाय नहीं था, तो मुझे भीग कर ही घर जाना पड़ेगा। ये सोचकर मैं टेबल पर से उठा। अभी मैं उठा ही था कि तब एक आदमी भागता हुआ मेरी क्लिनिक पर आया और बोला, डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए मेरे साथ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उस आदमी से ये सुनकर मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने बताया, वो मेरे पिताजी की तबीयत काफी खराब है, आप जल्दी चलिए मेरे साथ डॉक्टर साहब, प्लीज। बारिश काफी तेज हो रही थी और साथ ही रात काफी हो चुकी थी, मगर एक डॉक्टर होने के नाते मैं उसके साथ जाने से मना नहीं कर सकता था। तो मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए मान गया। जिसके बाद उस आदमी ने मुझे एक छाता दिया और हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले। बाहर निकलकर मैंने क्लिनिक बंद किया और वापस से उस आदमी के पीछे पीछे चला गया। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण आसपास का सारा माहौल वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक मुझे हम दोनों के अलावा कोई इंसान तो दूर, कोई एक जानवर भी दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी रात गए, इतनी तेज बारिश में कौन बाहर निकलेगा? अंधेरा भी पूरे रास्ते पर इतना छाया हुआ था कि मुझे पैदल चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक तो काला घना अंधेरा, ऊपर से झमझमाती बारिश की आवाज, एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने जीते जी कभी भूल नहीं सकता। तभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तब मैंने एक बात पर गौर किया कि हम दोनों ही पैदल चल रहे थे, मगर गीले रास्ते पर मेरे पैदल चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस आदमी की नहीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही साथ मैंने और एक बात पर गौर किया कि जहां घने अंधेरे में मुझे चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं वो आदमी घने काले अंधेरे को चीरते हुए बिंदास आगे बढ़े जा रहा था। इस पे मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है इस आदमी का इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसलिए इसे चलने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। ये सोचकर मैंने उस बात को टाल दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो आदमी छोटी सी कुटिया में दाखिल हो गया, तो मैं भी उस आदमी के साथ साथ उस कुटिया के अंदर गया। तो अंदर बाहर से भी ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था कि तभी मेरी नजर कुटिया के अंदर एक कोने में खाट पर लेटे एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर ही समझ गया कि उस आदमी की तबीयत काफी खराब है। तो मैं चलकर सीधे उस आदमी के पास गया और कहा, क्या हुआ भाई साहब आपको? इस पर वो आदमी कुछ ना बोलकर बस एक टक मेरी ओर देखता रहा। तो मैंने उस आदमी के नब्ज को चेक करने के लिए उसके हाथ को पकड़ा, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और साथ ही
उसकी नब्ज भी नहीं चल रही थी। मगर किसी जिंदा इंसान के शरीर में ये सब होना मुमकिन ही नहीं था। मुझे समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि अब मेरे साथ आए उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि ये दोनों कोई इंसान नहीं, भूत है। और अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। इसके पहले वो भूत मुझे मार डाले, मैंने दौड़ लगा दी और भागता हुआ अपने घर जाकर ही रुका। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, मगर उस रात के बाद से मैं भी जल्दी क्लिनिक बंद करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।